Yes, good afternoon, everyone. This is Ekta Agrawal, Senior Mentor from Prep IS. So today we'll be doing the editorial analysis for 25th of June, right? So let's begin. Right. So the first topic that we have to discuss is about the need for gender equity in urban bureaucracy. Okay. Now ये क्यों important है? इसका context क्या है, right? We all know that urbanization is at peak, right? And in future, urbanization is going to be a major thing. Why it is going to be a major thing? Because अगर हम देखें तो by 2050, over 800 million people, that is about half of the population of India, would be living in cities, right? And that is going to make India the largest driver of the urban growth. Now, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब मैं ये बोल रही हूँ कि 50% ऑफ माई पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी इन सिटीज. इस 50% में अ मेजर चंक इज ऑल्सो गोइंग टू बी विमेन, राइट? विमेन चिल्ड्रन एज वेल. नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट, आपने हमेशा सुना होगा ना, इंक्लूसिव सिटीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है एक. बट इंक्लूसिव सिटीज बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो उसकी गवर्नेंस है, राइट, जो उसके पीछे पॉलिसीज बना रहे हैं, जो उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो अर्बन प्लानिंग या डिज़ाइन का हिस्सा हैं, उसमें भी रिप्रेजेंटेशन सबका होना चाहिए. सबका इन द सेंस, अगर मैं इंक्लूसिव सिटीज़ बनाने की बात कर रही हूँ तो जो गवर्नेंस है वो भी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, राइट? स्पेशली इट शुड have a representation for women. That is the article talking about gender equity in urban bureaucracy. Now ये आर्टिकल एक स्टेप आगे जाने की बात कर रहा है. हमें पता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, राइट, आफ्टर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स के बाद वी हैव इंक्रीज द रिजर्वेशंस, राइट? इवन द अर्बन लोकल बॉडीज में भी रिजर्वेशन है विमेन के लिए, एंड इट हैज स्ट्रेंथन अप टू 50%, राइट, बाय 17 स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी. बट ये आर्टिकल कह रहा है कि पॉलिटिकल लेवल पे तो ठीक है, राइट, बट अब हमें ब्यूरोक्रेसी की बात करनी चाहिए. अब हमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ब्यूरोक्रेसी में इंक्रीज करने की ज़रूरत है, राइट? वो ब्यूरोक्रेसी जो इन्वॉल्व है अर्बन प्लानिंग में, अर्बन डिज़ाइन में, राइट? हमने सुना होगा, राइट, कि अर्बन मास्टर प्लान्स बनते हैं, दिल्ली मास्टर प्लान्स, इफ यू रिमेंबर. फॉर एग्जाम्पल, उसका ट्रांजिट सिस्टम कैसा होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डिज़ाइन किस तरीके से होना चाहिए, राइट? अगर जो फंड्स होते हैं उसका कितना परसेंटेज आपके हेल्थ सेक्टर में जाना चाहिए, कितना परसेंटेज आपकी सेफ्टी में जाना चाहिए, ओके, कितना परसेंटेज आपकी अदर सेगमेंट्स लाइक सैनिटेशन एस्पेक्ट्स पे जाना चाहिए, राइट? अ लॉट ऑफ कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेड विद दिस. बहुत सारी कंट्रीज ने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया है. फॉर एग्जाम्पल रवांडा, ब्राज़ील. ब्राज़ील में ये देखा गया कि when they had more participation of the women, right? When they had prioritized the women's participation in the urban governance, they were able to improve their sanitation and primary healthcare outcomes. Similarly, अगर मैं बात करूँ रवांडा की, right? तो रवांडा में they have able to increase the spending on the education sector. Okay, you can give two or three examples to justify or to argue in favor of the fact that कि हमें women representation अर्बन ब्यूरोक्रेसी, अर्बन प्लानिंग में इंक्रीज करने की ज़रूरत है, राइट? Philippines, Tunisia, they all use this. South Korea has also experimented with this gender impact assessment. Just like environmental impact assessment, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा, इस चीज़ को फैक्टर किया जाता है बिफोर गिविंग एन अप्रूवल. सिमिलरली किसी भी प्रोजेक्ट का जेंडर, विमेंस पे क्या इस पे आज इम्पैक्ट होगा एंड द अदर जेंडर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बेसिस पे हम उन प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल या डिसअप्रूवल कंसिडर करते हैं. Okay, so this article is mainly about that since urbanization is going to be a major driving force in the coming years by 2050, the first fact that you have to remember is this. ठीक है, एक बहुत important fact है कि 2050 तक around 800 million people, right, would be living in the cities. So in this context, how should we review, okay, how should we revisit, how should we reform the urban governance? ओके, बिकॉज हम सेम चीज़ें तो डेफिनेटली लेकर नहीं चल सकते. हमें इंक्लूसिव सिटीज़ बनानी है, हमें क्लाइमेट रिजाइलेंट सिटीज़ बनानी है, ओके, हमें सस्टेनेबल सिटीज़ बनानी है, प्लस सेफ सिटीज़ बनानी है. ओके, सो फॉर ऑल दिस व्हाट डू वी नीड अपार्ट फ्रॉम फंडिंग, दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर थिंग. फंडिंग के अलावा कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है in the urban governance part, okay, in the urban bureaucracy, right? And why is this important? Because cities are going to be a major driving force, especially when India aspires or it has an ambition to become a 5 trillion economy. जहाँ पर cities एक major driving force होंगी, तो it's important
अगर हमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, बहुत बार आईएमएफ ने इस चीज़ की बात की है कि अगर हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं तो हमारी जीडीपी में डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें दिखता है। ओके, तो अगर हमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना है तो वी नीड टू इंश्योर ना कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं क्या प्रॉब्लम्स हैं, लाइक वन इज दैट डबल बर्डन ऑफ वर्क। ओके, तो स्पेसिफिक चाइल्ड केयर फैसिलिटीज होना चाहिए। ओके, then the second aspect is safety at the workplace. Okay, safety in transit modes, for example, public transport, because public transport is mostly used by the working women. तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर हम तब कर सकते हैं. Now you think about it. Now, when you have a person who has lived this reality, okay, and that kind of person is participating in urban governance, तो better or more responsive or more empathetic policies निकल कर आएंगे. Okay, then a person who has not personally experienced this thing, so they can act according to the lived realities. They know what are the exact challenges. Okay, we have seen the evidence of this in the case of Panchayati Raj institutions, जहां हमने देखा है कि जहां women members थी, women सरपंचेस हैं, वहां के health outcomes, education and nutrition outcomes, they were far better than the sarpanches or than the panchayats where the women sarpanches were not there. Okay, so lived realities के according they can act more responsibly, more responsibly. I'm saying responsibly, right? Okay. So this is the context. Okay, I would suggest you to read the article in detail now. Okay, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, it's about they are saying that the current administrative structure है जो male dominated है, हम चाहते हैं कि उसमें सिमिलरली जैसे ग्रास रूट्स में पार्टिसिपेशन हुआ है उसी तरीके से वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना चाहिए. They have talked about कि कितना परसेंट रिप्रेजेंटेशन है, फॉर एग्जाम्पल अराउंड 46%. ओके, बट द अदर फैक्टर इज कि हमने पॉलिटिकल में तो इंक्रीज कर लिया बट ब्यूरोक्रेसी लेवल पे it's only 20% of the IAS officers were women according to India's spin. Okay, now it is saying 46% at the level of local elected representative, but only 20% were women at India's spin. Okay, so this is the talking about, for example, policing की बात की गई है, वहाँ कैसे skewed gender balance है, right? Similarly, now what are the reasons for the gender gap? The missed opportunities. For example, gender responsive budgeting जो introduce की जा चुकी थी 1990s में, okay, अभी भी it has yet to integrate into public finance aspect पे अभी भी नहीं हो रहा है. Now कुछ states इस चीज को implement कर रहे हैं जैसे कि दिल्ली, तमिलनाडु एंड केरला, वो भी वेरिंग डिग्रीज में है, राइट, बट स्टिल इट इज नॉट येट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली ने पब्लिक लाइटिंग के फैक्टर में काफी इंप्रूवमेंट किया है. ओके, तमिलनाडु ने इस फैक्टर को इंक्लूड करते हुए जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग दे हैव डिप्लॉयड women only bus conductors. So इससे क्या होगा, women safe feel करेंगी when they are traveling even at late nights, right? केरला में पीपल्स प्लान कैंपेन ने women's needs को इंक्लूड किया है, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया है. लेकिन अभी ये क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है. क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, यहाँ स्ट्रक्चर्ड और डेडिकेटेड फाइनेंशियल एस्पेक्ट डिवोल्यूशन नहीं हो रहा है, राइट, एंड दैट इज वाई अभी इसका इफेक्ट उतना मेजर नहीं है. ओके, the concerns we know, infrastructure inclusive nahi hai. If we talk about, right, 60% of public spaces were poorly lit. This is a very bad reality because you are saying that around 50% of the population currently living in cities are women, right? And उसमें से हम देख रहे हैं कि 60% places, public places, women poorly lit है, right? They're not safe for women. They will not safe for it, right? दूसरा police aspect पे, enforcement aspect पे lack of empathy है. Why? Because women representation वहाँ पर नहीं है. एंड डेफिनेटली हमने देखा क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं. वी कैन सी अ बेटर आउटकम्स ऑन द एस्पेक्ट ऑफ सैनिटेशन, सेफ्टी. ओके, लेट्स से आप कंसिडर करिए women representative है, okay, women bureaucrat, don't you think they will spend, okay, they will prioritize these things like safety. Okay, public lighting improve होगी as we have seen in the case of Delhi, women only bus conductors as deployed in Tamil Nadu. So these kind of things they will actually boost the focus, right? They will also boost the trust in the governance part. Right. So what has been the government initiatives? You can read about it. Okay, individual states have taken certain initiatives like Delhi's focus, as you can see, right? So please read these things. Okay, you will get an idea. अब इस चीज को कैसे करेंगे हम? Definitely recruitment के aspect पे हमें change करना होगा. Training पे, promotions पे, we can take a cue from different planning models like Kudumbashree, etc. Right? So this is relevant for GS paper 2, role of women in governance, government schemes and policies, and GS paper 1, right? Also GS paper 4. Okay, try this question for prelims as well as for mains, okay? Now, so what is the context of the second article is that when we remember 1975, why? Because the emergency of 1975 to 77 today
it completes its 50 years, right? So this is the context that why are we reading it today. So it was a dark phase for the Indian democracy. Okay, हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे aspects ऐसे थे जो नहीं होने चाहिए थे, right? Different aspects were there, different constitutional morality एक तरीके से वहाँ पर defeat हुई थी. Okay, democracy it had a hard time, right? Different decisions वहाँ पर लिए गए, different actions, not just the actions but the way, but the methods they were imposed, right? They were actually a very big harmful thing for the democracy, right? So 50 years of the emergency. Now they're talking about contemporary parallels. इसका क्या मतलब है कि आज के टाइम पे डेमोक्रेसी कितनी डिफेंसिबल है, इस चीज के बारे में भी ये आर्टिकल बात कर रहा है. राइट, सो वी हैड दैट, काफी चीजें हमने देखी थी, सिविल लिबर्टीज, फंडामेंटल राइट्स वर सप्रेस्ड, राइट, media censorship were there, detentions were there. Okay, now it was that what was the context? You must have read the post independence that India, Indira Gandhi, they declared emergency. Okay, for the personal political survival. And उसके बाद हमने देखा था बहुत सारे changes किए गए थे. Okay, certain safeguards were introduced. Okay, to the 44th Amendment. Certain safeguards were introduced after the 44th Amendments, right, to ensure that कि इस तरीके से चीजें ना proceed हो. Now, the next, the article is arguing that we also need to see सिर्फ emergency को क्यों याद किया जा रहा है ताकि वो dark phase कभी repeat ना हो. Okay, it is actually a lesson for the political democracy that those kind of actions should be far far away from our democracy. Okay, now we have seen that now in the present context हमने देखा है कि we have seen the sedition laws, right? For example, UAPA, it has been used to suppress dissent. Okay, we have seen that money power used in the elections. Okay, we have seen that the role of opposition has been quite delegitimized, okay, as during the emergency. And the independence, okay, different institutions are there, for example, Election Commission of India. Okay, we have seen that how independent they are, National Commission for Women, National Commission for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, okay, how independent are these institutions? Okay, independence of the different constitutional bodies, non-constitutional bodies, and judiciary's role definitely has a change, has transformed a lot, okay. Now it's much more independent today. Fine. So again, the article highlights that there has been spaces for dissent and political opposition. Okay, the shrinking space. Then it has talked about like democratic institutions की जैसे मैंने बात की उनकी independence, उनकी appointments, okay, उनकी funding. We have seen that कुछ changes किए गए थे Election Commission of India की भी appointments में, okay, National Commission for Women, etc. and the other institutions. हमने देखा कि अभी भी there has been cases like जहाँ governor अपनी powers को, okay, it has been alleged that they have been using it for political reasons, as we have seen in the case of NEET bill. Okay, so in these contexts, we can again argue that the democracy is still, okay, it is defensible, no doubt, but it has certain challenges till now. And that is why we need to follow the principle of constitutional morality. Right. So this is about it. Okay. Now you can use these kind of phrases like judiciary has submerged itself in the logic of the political executive. Okay, emergency is being normalized. This is for the other side of the argument, right? But we need to understand that never again. Okay, so it's saying that definitely we would never want to repeat that kind of phase. So उसके लिए क्या जरूरी है? Now the safeguards. Let's talk about the safeguards. For example, independence of the institutions. Okay, क्या never again के लिए क्यों नहीं होगा? Okay, definitely नहीं होना चाहिए because it is not in tune with our constitution. अब ये नहीं हो इसके लिए हमें क्या करना होगा? First and the major thing, right? We need to ensure that the opposition is strong. यानी mindless opposition ना करे बल्कि ये constructive opposition करे. और इसके लिए ये responsibility ना कि सिर्फ रूलिंग पार्टी की है बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपोजिशन की भी है कि वो अपनी पोजिशन को रिस्पॉन्सिबली यूज करें. Responsible criticism, not just mindless criticism for the sake of criticizing because they are the other party. That's the first thing. Second is the institutions. Institutions like National Commission for Women, National Commission for SC, then Election Commission of India. हम देखेंगे कि ये institutions independent रहें. कैसे हो सकते हैं? इनकी appointments कैसे हो रही हैं? इनका removal कैसे हो रहा है? Do they have a dedicated finance structure or not? इस तरीके से हम इंश्योर करेंगे कि ये institutions independently काम कर रहे हैं. Judiciary should be independent, yes, but judicial overreach is also not something जो कि डेमोक्रेसी से इन ट्यून है बिकॉज जुडिशरी इज नॉट अकाउंटेबल टू एनी इंस्टीट्यूशन. ओके, देन हमने देखा है देयर आर बीन प्रोविजंस लाइक गवर्नर की जो पावर है, प्रेसिडेंट्स की जो पावर है ओवर द स्टेट बिल्स. ओके, as it was discussed some time back, there should be a particular timeline within which the president should give the assent, okay, or should
टेल हिज ओपिनियन। तो इन चीज़ों पर हमें काम करने की ज़रूरत है। फेडरलिज्म के एस्पेक्ट पर वी नीड टू एंश्योर दैट यहाँ पर ओवर सेंट्रलाइजेशन ना हो, बल्कि रीजनल ऑटोनॉमी का भी कंप्लीट स्कोप होना चाहिए। ओके, वेर एवर इट इज नीडेड सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, फॉर एग्जाम्पल पैंडमिक जहाँ हमें नीडेड था, बट इन ऑल अदर केसेस द ऑटोनॉमी शुड बी मेंटेन। हमें लोकल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की जरूरत है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कोटा इंक्रीज कर दिया, ओके। जैसे हमने बात की थी अभी लेजिस्लेचर के कॉन्टेक्स्ट में, पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में, वी हैव इंट्रोड्यूस दैट बिल, बट उसको इम्प्लीमेंट होने में भी टाइम लगेगा। एंड इम्पॉर्टेंट है कि सरपंच पति वाला फिनोमिना इस पे ना हो। तो हमें ट्रेनिंग पे भी बात करने की जरूरत है, हमें सेंसिटाइजेशन पे भी बात करने की जरूरत है, राइट। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें अवेयरनेस इंक्रीज करने की जरूरत है, right? So if you want that this should be never again, so we need to work a lot on the like aspects like the freedom of the press, right? So please go through these articles, right? I have told you almost a broad idea about everything like this. इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन की हमने बात की होगी, यूज ऑफ मनी पावर मसल पावर इन इलेक्शंस हमने बात की थी, राइट। विमेन रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करने की जरूरत है। हमने एक आर्टिकल में पहले भी डिस्कस किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज में इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की जरूरत है, कि विमेन रिप्रेजेंटेशन एक टिकट्स लेवल पे इंक्रीज हो, राइट। Okay, so this is it. So please go through it, read the articles, okay? And this was it for today. Have a great day. Thank you.